हेलो एवरीवन। बीए सेकेंड ईयर के सभी छात्रों का आज की इस वीडियो क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर श्रुति चौधरी आज की इस स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। बेटा हम पढ़ रहे थे कॉमन सभा, और कॉमन सभा में आज हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से उसकी शक्तियाँ। कॉमन सभा के बारे में हमने जाना कि ब्रिटेन की जो संसद है, संसद के दो भाग हैं, एक है राज्यसभा और दूसरा है कॉमन सभा। कॉमन सभा जो है वो जनता से डायरेक्ट जुड़ी हुई होने के कारण इसकी मूलभूत जो शक्तियाँ हैं वो बहुत अधिक है। कहने का तात्पर्य ये है कि कंप्लीट विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय, न्यायिक और अन्य जितनी भी विदेशी संबंधी शक्तियाँ, कहने का तात्पर्य है कि जितनी भी राजनीतिक कार्यों में जो कार्य होते हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, वो सभी कॉमन सभा के हाथ में हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कॉमन सभा इतना पावरफुल है, कंप्लीट कार्यों का करता धरता है, विशेषाधिकार का प्रयोग भी करते हैं इसके सदस्य। और चूंकि एक बात और है कि ब्रिटेन में जहाँ हम ये देखते हैं कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, सरकार के अंगों का एक सेपरेशन जो है वो होना चाहिए, लेकिन जो दिखाई देता है वो ब्रिटेन में अक्सर होता नहीं है, और जो वास्तव में होता है वो वहाँ पर दिखाई नहीं देता। ये एक ऐसी मिस्टीरियस जो है वो ब्रिटिश संविधान में हमें देखने को मिली। एक विचित्र बात, एक अनोखी बात हमें वहाँ ये देखने को मिली। उसी का एक उदाहरण ये है कि वहाँ दिखाई देता है कि शक्ति पृथक्करण है, जैसे कि हमारे भारत देश में है, लेकिन यहाँ इतना वो अंतर नहीं है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो वास्तव में नहीं है। यहाँ है, दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में उसके तत्व भी पाए जाते हैं। लेकिन ब्रिटेन में मोस्टली सरकार के अंगों में जो सेपरेशन दिखाई दे रहा है, जो अलग अलग पृथक पृथक रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, वो फाइनली सेपरेशन इतना गहरा है नहीं। वो सभी एक ही अंग के रूप में कार्य करते हैं, और कोई भी अंग का सदस्य किसी भी अंग का सदस्य बन सकता है। और कुल मिलाकर हम ये देखें कि सरकार के अंगों में एक अंग दूसरे अंग के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन ब्रिटेन में आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लगभग सब कार्य कार्यपालिका संपन्न करती है। कॉमन सभा में जिस, कहने का तात्पर्य कॉमन सभा में जिस दल का प्रभुत्व है, जिस दल का बहुमत है, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी सरकार बना रखी है, मूलभूत न्यायिक, विधायी और वित्तीय शक्तियाँ जो हैं वो उसी के हाथ में है। इस कारण से अब दिमाग में सवाल ये पैदा होता है कि जब इतनी सारी शक्तियों का करता धरता एक पॉलिटिकल पार्टी सरकार में जो कार्य कर रही है वो जब हो जाती है, तो उस पर कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा साधन है जो उसकी शक्तियों को मर्यादित कर सके, जो उसकी शक्तियों पर अंकुश लगा सके, उसे नियंत्रित कर सके। क्योंकि राजनीतिक शक्तियाँ और आर्थिक शक्तियाँ जहाँ एक व्यक्ति के हाथ में होती हैं, आमतौर पर ये देखा जाता है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार का जन्म होता है। ब्रिटेन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। शक्तियों का सेपरेशन भी कोई खास नहीं है। मूलभूत शक्तियाँ भी जो है एक ही दल के हाथ में है, लेकिन इसके बावजूद भी कभी भी शक्तियों का दुरुपयोग हो या राजनीतिक कार्यों का दुरुपयोग सत्तारूढ़ पार्टी ने किया हो, ऐसा आपको दूर दूर तक कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। और इसके मूल कारण है, महत्वपूर्ण कारण है, जो उनकी शक्तियों को नियंत्रित करती है, उन्हें मर्यादित करती है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण कोई भी सत्तारूढ़ दल अपने कार्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक और एक मर्यादा के रूप में ही करेगा। किसी प्रकार से वो जो है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा। इसके पीछे अनेक ऐसे तत्व हैं, अनेक ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि
राज्यसभा वित्तीय कार्यपालिका व्यवस्थापन संबंधी न्यायिक संबंधी विविध कार्यों को संपन्न करती है, लेकिन वो केवल एक दिखावा है, वो केवल एक सैद्धांतिक लेख मात्र है कि वो उन कार्यों को करती है। उसमें केवल एक अनुभव का पार्ट है, एक लंबा अनुभव और एक योग्यता। दो चीज़ें राज्यसभा के सदस्यों में विशेष रूप से पाई जाती हैं और इस कारण से उनके द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को कॉमन सभा मानने के लिए बाध्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी मानती है, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्यों की ओर से आया हुआ सुझाव निश्चित रूप से सत्ता के लिए लाभदायक होता है। उसमें आप कह सकते हैं कि अनुभव का पुट होता है, लेकिन कोई बाध्यकारी शक्ति, कोई ऐसा बहुमत, कोई ऐसी बात उनमें नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा के सदस्यों के पास मूल शक्तियाँ क्यों नहीं हैं? क्योंकि राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है, वो जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य उसमें नहीं होते हैं। उसमें ऑलमोस्ट जो सदस्य हैं वो पैतृक, पारिवारिक, वंशज इस प्रकार से बने हुए सदस्य हैं। जनता से उनका डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना, जिनको कॉमन सभा में भेजा और जिस दल की सरकार चल रही है, उन सभी प्रतिनिधियों की विशेष जिम्मेदारी बन जाती है कि वो किसी भी प्रकार के जनता के अहित का जो है नहीं करें, जनता का अहित किसी भी प्रकार से वो ना करें, क्योंकि मूल रूप से राजनीतिक रूप से शिक्षित देश है ब्रिटेन। बहुत राजनीतिक कूटनीति उन लोगों में कूट कूट कर भरी है और कहने का तात्पर्य कि वहाँ परंपरा के चलते इस प्रकार की परंपरा को निभाया जाता है कि वहाँ पर कभी भी किसी भी राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करने की वहाँ के राजनेता सोच भी नहीं सकते। फिर भी मूल कारण क्या हो सकते हैं? कौन से ऐसे तत्व हैं जो उन्हें हमेशा मर्यादित करते हैं? तो उन बिंदुओं का हम मोटा मोटा डिस्कस करते हैं आपके नोट्स के मुताबिक। लेट्स गो। इसमें कोल्टर है, कोल्टर एक विद्वान है बेटा, और कोल्टर ने लिखा है कि दलीय नेताओं पर अंतिम नियंत्रण लोक सदन में पराजय का नहीं वरन इस भय का होता है। उसमें ये नहीं होता है कि लोक सदन में पराजय कैसे होगी, क्योंकि उनके दल को तो ऑलरेडी बहुमत है। उनके द्वारा अपनाई गई नीति से दल में फूट पड़ जाएगी और अगले चुनाव में इन्हें पराजित होना पड़ेगा। इसमें बेटा जो मूल बात है वो यही है कि वो अपनी शक्तियों को दुरुपयोग क्यों नहीं करते हैं। इसका कारण ये है कि उन्हें दल में तो बहुमत है, लेकिन दल के सभी लोग उनके गलत कार्यों का समर्थन करेंगे, ये हम सोच भी नहीं सकते। तो क्या होगा कि जब सत्तारूढ़ दल के लोग कुछ लोगों के हाथ में, जैसे कि कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, विभिन्न विभाग, इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पावर जो है उनके पास होते हैं, और वो लोग जब शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे तो उन्हीं की पार्टी के अन्य लोग उनसे सहमत नहीं होंगे और उन पर हो सकता है कि उस समय रोक ना लगा पाए, लेकिन ऐसा कार्य करने पर उसी दल में आपस में टूट पड़ जाएगी और नेक्स्ट चुनाव में वो दल कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये कोल्टर का कथन है। वर्तमान समय में लोक सदन में व्यवस्थापन और प्रशासनिक नीति के निर्माण में अंतिम स्थिति यह है कि उसको कंप्लीट व्यवस्थापन, कंप्लीट कार्यपालिका, संपूर्ण न्यायिक, संपूर्ण वित्तीय और संपूर्ण वैदेशिक संबंधी मामले और अन्य विविध जितने भी जो भी कार्य राजनीतिक कार्यों के रूप में संपन्न किए जाते हैं, वो सभी कॉमन सभा के सदस्य जिनका सरकार में बहुमत है, जिस दल का, उन्हीं के हाथ में वो मूल कार्य होते हैं। लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण रूप से लोक सदन में जिन कार्यों को वो निर्वहन करते हैं, उन कार्यों में मूल रूप से ऐसे कौन से तत्व हैं जो उन्हें मर्यादित करते हैं। पहला बिंदु है शासन को मर्यादित रखकर लोकतंत्र की रक्षा करना। देखो बेटा, शासन को मर्यादित रखकर लोकतंत्र
है ये, इस बिंदु से आप समझ भी गए होंगे कि शासन को मर्यादित हो अगर रखते हैं, उनका शासन अगर मर्यादित होता है, जो वास्तव में उन्हें जो कार्य करना चाहिए, संविधान में जिन बातों का विशेष रूप से उल्लेख है, अब आप ये भी कह सकते हो कि ब्रिटेन में तो लिखित संविधान है ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ नियम और कुछ मर्यादाएं तो निश्चित रूप से हर शासन की होती ही हैं। उन मर्यादाओं में वो कार्य करके सबसे पहले किसकी रक्षा करेंगे? लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। लोकतंत्र, जनता का शासन, जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है, जिन उम्मीदों के लिए उन्हें चुना है, उन्हीं उम्मीदों पर वो खरा उतरे, इस प्रकार से लोकतंत्र की वो रक्षा करेंगे, शासन को मर्यादित रख करके, शासन की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करके। दूसरा बिंदु है जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। ये काम है किसका है? कोमल सभा का है। कोमल सभा के सदस्य बार बार जनता के सामने जाते हैं, जनता को राजनीति के बारे में बताते हैं, ये गलत है, ये नहीं है, ये करना चाहिए, ये नेक्स्ट होगा, ये सभी चीजों से अवगत कराने का कार्य पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। एक दल जो सत्ता में नहीं पहुंच पाया वह भी जनता के संपर्क में होता है, दूसरा दल जिसको बहुमत मिला है उसका भी जनता से सीधा संपर्क होता है, सीधा जो है उनसे उनका संपर्क होने के कारण वो जनता को पूरी जनता को इस बात के लिए आप लोग कह सकते हैं कि अलर्ट करते हैं, अवेयर करते हैं, उन्हें जगाते हैं, जागरूक करते हैं कि इस प्रकार से सत्ता में ये चीज़ें होनी चाहिए, इन चीज़ों की मांग है, इनकी पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, किस प्रकार से इनकी पूर्ति हमें करवानी है, इन तमाम बातों का डायरेक्शन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जनता को करवाती है। और इससे क्या होगा? इससे जनता राजनीतिक रूप से शिक्षा प्राप्त करती है, किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, यह जनता निर्णय लेने में सक्षम हो जाती है। इसके बाद तीसरा जो कॉमन सभा के सदस्यों का लाभ है वो अपने सत्ता को सीमित और मर्यादित रखते हैं, और उसका जो लाभ हमें मिलता है वो ये है कि कुशल राजनीतिक निर्वाचन, कुशल राजनीतिज्ञों का चयन, कुशल राजनीतिज्ञों का चयन इस प्रकार से होता है कि दल में बहुत सारे लोग चुन करके जाते हैं। इसके बाद मूल रूप से किन राजनीतिज्ञों को चुनना है, एक तो जनता सबसे पहले अपने प्रथम स्तर पर तय करती है कि सांसद, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए विभिन्न दलों के लोग जब चुनाव में खड़े होते हैं, जनता उनमें से कुशल व्यक्तियों को सेलेक्ट कर सके, ये निर्णय जनता करती है। और वही राजनीतिज्ञ जब चुनकर के सरकार बनाने के लिए तैयार होते हैं तो उनमें भी बेटर लोग कौन है, कौन कुशल राजनीतिज्ञ है, उनका चयन भी किया जाता है। तो इस प्रकार से सभी स्तरों पर कुशल राजनीतियों का चयन करने में हमारे जो है वो रक्षा कॉमन सभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कॉमन सभा के सदस्यों का, इस प्रकार से ये सभी बिंदु मैंने आपको बताए कि ये राजनीति, ये सभी बिंदु जो हैं वो कॉमन सभा के सदस्यों को नियंत्रित करते हैं, मर्यादित करते हैं, और इससे हमें ये लाभ मिलता है, ये सब चीज़ें हमारे लिए हो जाती है। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा कॉमन सभा के सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं। कॉमन सभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार, विशेष अधिकार मिले हुए होते हैं जिनकी उल्लंघना कोई भी नहीं कर सकता, अर्थात वो ऐसी कंडीशन में है जिनके साथ कोई भी इस तरह का व्यवहार नहीं हो सकता जो आम व्यक्ति के साथ हो सकता है, लेकिन कॉमन सभा के मेंबर के साथ नहीं हो सकता क्योंकि उन्हें विशेषाधिकार मिले हुए होते हैं। विशेषाधिकार में मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ कौन कौन से विशेषाधिकार हैं जो मेंबर जो पार्लियामेंट अर्थात कॉमन सभा के सदस्यों को मिले हुए हैं। उन्हें सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। कहने का तात्पर्य कि कॉमन सभा के किसी भी सदस्य को सदन जब चल रहा होता है, सदन का अधिवेशन जब चल रहा होता है, उस समय उन्हें नॉन स्टॉप स्वतंत्र रूप से भाषण देने का अधिकार मिला हुआ है, वो अखंड भाषण दे सकते हैं।
दूसरा उनका विशेषाधिकार है, उन्हें संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते के अतिरिक्त बिना किराया रेल यात्रा की सुविधा भी प्राप्त होती है। सरकार उन्हें अनेक प्रकार के जीवन के उनके जो वेतन तो उनका होता ही होता है, इसके अलावा संसद का वेतन भत्ता मिलने के बाद भी देश की रेल सेवा में उनका कहीं भी किराया नहीं लगता है। नेक्स्ट, उन्हें किसी भी दीवानी मुकदमे में सदन के अधिवेशन में 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये महत्वपूर्ण बात है, आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। कितने अधिवेशन जब चल रहा होता है उसके 40 दिन पहले, 40 दिन बाद अगर अधिवेशन शुरू होने वाला है तो 40 दिन पहले इसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ अधिवेशन शुरू हो गया, इसके 40 दिन बाद भी किसी भी सदस्य को किसी भी क्रिमिनल मामले में, दीवानी मामले में उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये उसका विशेष अधिकार है। इसके बाद कॉमन सभा को सामूहिक रूप से ब्रिटिश महारानी के पास पहुंचने का अधिकार है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कॉमन सभा के प्रत्येक सदस्य को, ब्रिटेन की अभी तो महारानी है, महारानी के पास डायरेक्ट मिलने का अधिकार होता है। उसे किसी प्रकार की जो है रोक टोक उस पर नहीं की जा सकती। उसका एक विशेष अधिकार है कि वो महारानी से सीधी मुलाकात कर सकता है। फिर नेक्स्ट जो है इसमें इस प्रकार से है बेटा कि लोक सदन में स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, उसका चुनाव होता है। हाँ, लोक सदन का वो सभापतित्व करता है, वाद विवाद का संचालन करता है। ये लोक सदन के अध्यक्ष की कहानी है, ये कॉमन सभा की बात है। हालांकि फिर बेटा इसमें अनेक समितियां हैं आपके कॉमन सभा में। तो 5 प्रकार की समितियों की हम यहाँ बात करेंगे। ब्रिटेन की समिति प्रणाली किस प्रकार से हर देश में समितियाँ बनती हैं, समितियाँ क्यों बनती हैं, संसद में जो विजयी दल है उसके भी सदस्य होते हैं, जो सत्तारूढ़ दल है उसके भी सदस्य होते हैं, विशेष योग्यताधारी जो व्यक्ति होते हैं उनकी विभिन्न समितियां बनाई जाती हैं और वो समितियां पर्टिकुलर कार्यों का निर्वहन करती हैं। क्योंकि जैसा कि आपने निर्वाचन में जिन लोगों को चुना है उनमें विशेष एबिलिटी हो या आवश्यक, सब में या ना हो या आवश्यक नहीं है, लेकिन सदन में जो अन्य लोग चुन करके आते हैं उनको कोई पद मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी विशेष योग्यताधारी व्यक्ति होते हैं, उनका निर्वाचित दल जो है वो अलग अलग कार्यों के लिए 5 लोगों की, 10 लोगों की, 5 प्रकार की समितियां बनती हैं। हर देश में अलग अलग समितियों की संख्या है, समितियों के सदस्यों की संख्या है, लेकिन ब्रिटेन में 5 प्रकार की समितियों का जिक्र हुआ है, जिसके नोट्स में आपको पीडीएफ में भेज दूंगी। समझाने वाली जैसी स्टूडेंट्स को है नहीं, और इस प्रकार से कॉमन सभा का कंप्लीट कार्य होता है। नेक्स्ट वीडियो में